हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वेब पे। दोस्तों, आपको पता है कि रेलवे जो आने वाले एग्ज़ाम्स है एनटीपीसी के सीबीटी 2, चाहे वो ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हों, सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए जैसा क्वेश्चन मैथ्स के सेक्शन में जो पिछले साल में पूछा गया है, चाहे वो 2018 में एग्ज़ाम हुआ हो, 19 में हुआ हो, जो भी एग्ज़ाम्स हुआ है अभी तक, उसके बेस पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गया है मैथ सेक्शन से, वो सारे एग्ज़ाम्स को जैसे कि हमने कवर करके जो अच्छा क्वेश्चन होता है, जो आपको आने की संभावना है आगे एग्ज़ाम्स में, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। क्या प्रीवियस ईयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसके आधार पर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ लिया गया है जो अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ नया जोड़ दिए हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में वो किस लेवल तक पूछ सकता है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो क्वेश्चन हमने लाया है वो आप तक सारे क्वेश्चन डिलीवर हो और आप इससे ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि आने वाले एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। ठीक है, उसने 178 अंक प्राप्त किया और वह 22 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। ठीक है, तो कुल पूर्णांक कितने थे ये आपको पूछ रहा है। कि क्या पूछ रहा है? कुल पूर्णांक पूछ रहा है। तो बनाइए दोस्तों इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना था। ठीक है, देखिए 40% अंक लाना था, यानी कि पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स की जरूरत होगी? 40% मार्क्स की जरूरत होगी। जबकि उसने 178 अंक तो लाया था पास होने के लिए, उसने जो एग्जाम दिया तो 178 अंक लाया और 22 अंक से वो क्या हो गया? अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। इसका मतलब क्या है कि 178 अंक तो वो लेकर आया ही है, अगर वो 22 अंक और लेके आ जाता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब पास होने के लिए उसे 22 अंक और ज़रूरत है, जो कितना है टोटल, अगर इसको दोनों को जोड़े तो कितना आएगा? 200। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस छात्र ने 200 अंक लेके आया होता कुल, तो वो पास कर जाता। यही कह रहा है। अच्छा, जब 200 अंक वो लेके आता पास कर जाता, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए कितना, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इस 40% का वैल्यू ही क्या है? 200 है। क्यों? क्योंकि आपको पास होना है तो या तो 40% अंक लाइए, और आप यहाँ कह रहे हैं कि नहीं 200 अंक लाइए। इसका मतलब क्या है कि 40% का वैल्यू ही क्या है? 200 है। तो यहाँ से देखिए 4% का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? 4 से देखिए 10 से भाग कर दिए तो क्या निकल कर आ गया? 20। अगर आप 100 से 100% का वैल्यू निकाले, कुल अंक पूछ रहा है कि यानी कि कहता है कि कुल पूर्णांक कितने थे, इसका मतलब 100% मार्क पूछ रहा है कितना है। तो यहाँ पर देखिए 25 से गुना हो रहा है, तो इधर भी 25 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 500। यानी कि इस परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे? 500 थे। यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि आज की क्लास की दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए और बी का कुल वेतन मिलाकर 2100 रुपया है। ठीक है, ए अपने वेतन का 80% तथा बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में हो तो ए का वेतन कितना था? क्या पूछ रहा है आपसे? ए का वेतन कितना था जब दोनों को मिलाकर कितना दिया हुआ है? 2100 रुपया दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि ए 80% खर्च करता है, बी 70% खर्च करता है। ठीक है, तो उनकी बचत का अनुपात कितना है? 4:3 है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्या कह रहा है कि ए और बी अपने अपने जो है कि वेतन का 80% और 70% खर्च करता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये ए है और बी, उसका जो इनकम होगा, इनकम वो क्या होगा? 100% रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, ये आपको परसेंटेज में पढ़ाया होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि वो अपना अपना खर्च, यानी कि खर्च जो है वो क्या करता है? 80% खर्च करता है और ये 70% खर्च करता है। ठीक है, अच्छा किसी के पास 100 था अमाउंट और 80 खर्च कर दिया तो कितना बचा होगा? 20%।
प्रतिशत में है इसलिए अभी 20%, और यहाँ कितना होगा 30%। उसने 100 था 70 खर्च कर दिया तो 30 बचा होगा। ठीक है, ये क्या है, बचत है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से आपने क्या कहा कि ए 20% बचाता है और बी कितना बचा रहा है 30%, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसकी बचत का जो अनुपात है, उनकी बचत का अनुपात वो कितना है 4:3 है, 4:3 है। ठीक है, एक बात बताइए, यहाँ से 20% बचत कर रहा है तो कितना 4 है, 30% कर रहा है तो 3 है। हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ाया थे क्या कि रेशियो में यानी कि अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, क्योंकि गुना करने पर अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपने हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट का है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरे चैप्टर का, मैंने वहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ाया है, बेसिक से लेके पूरे एडवांस लेवल तक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितना पूछ सकता है क्वेश्चन, वो आने वाले एग्जाम्स में मैंने सारे लेवल्स के क्वेश्चन उसमें कराए हैं। ठीक है, तो आप जाकर उसको जरूर देखिए। देखिए यहाँ से, अभी यहाँ देखिए रेशियो में हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसको 40 और 30 कर दिया। आप कहेगा ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि 20% का वैल्यू अब हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया। पहले 4 था तो थोड़ा सा हमें निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने क्या किया, इसको 10 से गुना कर दिया दोनों में। तो देखिए यहाँ पर 40 हो गई, यहाँ पर 30 हो गया। तो अब देखिए 20% का वैल्यू कितना है, बचत 40 है। तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1%, 30% का वैल्यू 30 है तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप कहते हैं कि इनकम तो 100% है, तो 100 क्यों नहीं माने, अगर 100% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या 2 0 हो जाएगा। अच्छा रेशियो में किसी भी संख्या से गुना करते, अगर ये 200 हो भी जाता मान लेते हैं और ये 100 हो जाता, तो बेसिकली इनका हम रेशियो जो निकाल रहे हैं तो ये तो कट ही जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया 1% का वैल्यू ही क्या किया निकाल लिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए क्या कि ये 2 निकल कर आ गया ए का, और बी का कितना निकल कर आ गया 1, यानी कि टोटल हम ये कहें तो यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है 3। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन दोनों के जो कुल वेतन है टोटल वो कितना है 21 है, यानी कि 2100 रुपया ही क्या है इस 3 का बराबर में है। तो ये 3 यूनिट है हमारे पास, 3 यूनिट का वैल्यू 2100 है। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 700 का मल्टीपल में है, 7 या 21 है ना। तो आप ए का पूछ रहा था तो ए का कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2 का वैल्यू 1400, और यही आपको क्या है पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। 2 का वैल्यू हमें निकालना था 700, देखिए यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 700 था, क्योंकि 7 के मल्टीपल में है, तो यहाँ भी 700 से गुना कर दिया तो कितना आ गया 1400। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 7% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 50% उम्मीदवार गणित में पास होते हैं। ठीक है, और 20% इन दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। ठीक है, कुल पास प्रतिशत क्या है, यानी कि आपको क्या पूछ रहा है पासिंग जो है उसकी परसेंटेज पूछ रहा है, टोटल कितना है। अच्छा बताइए एक बात कि क्या कह रहा है कि एक में तो उसने 7% उम्मीदवार अंग्रेजी में है, 50% गणित में है, ये पास का दिया हुआ है। उसके बाद में कह रहा है कि 20% इन दोनों विषयों में क्या है फेल हो जाते हैं। अच्छा तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है और एक बेसिक मेथड है। देखिए फार्मूला से बनाना नहीं है, वैसे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, लेकिन फार्मूला में क्या होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए यहाँ पर वो फार्मूला क्या है कि क्या होता है फार्मूला एक कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ ए जितना रहता है उसको नंबर ऑफ बी से जोड़कर और फिर क्या करते हैं उसमें से क्या घटाते हैं जो दोनों में होता है, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही घटाते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक में होगा, दोनों में से कोई एक में होगा। ये क्या है, ये किसी एक में है, अलग अलग है, किसी एक में, किसी एक में, ये भी वही है अलग अलग, किसी एक में। ये क्या है,
ये दोनों में होगा। ठीक है, तो कैसे बैठाइएगा, इसमें पूछ क्या रहा है कि कुल पास प्रतिशत क्या है, यानी कि दोनों में से किसी किसी में पास होगा वो पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ से ये दिया हुआ है कितना, 60% पास हो रहा है। ठीक है, और हमें फेल का दिया हुआ है, यानी तो 60% पास है तो इसका मतलब 40% फेल होगा कि नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद में क्या कहा, 50% पास है, इसका मतलब 50% फेल भी होगा। दोनों में क्या क्या है कि दोनों में 20% फेल है, तो हमने दोनों में से 20% घटा दिए। ठीक है, देखिए यहाँ से तब कितना आ जाएगा टोटल, ये हमने क्या किया, फेल वाले निकाले हैं, तो 40 और 50 90, 90 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 70, यानी कि 70% क्या है, फेल है। तो पास कितना हुआ होगा, 100% होता है, यानी कि 100% में से अगर 70% फेल है तो पास कितना होगा, 30%। और यही पूछ रहा है कि पासिंग टोटल परसेंटेज कितना है, तो क्या हो जाएगा, 30%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं रहा, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो जाए कि कहाँ पर किसको रखें, तो इसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला से नहीं बनाना है। देखिए हम यहाँ पर एक बनाते हैं आपको, कि सीधा आपको क्या समझना है कि देखिए 60% कह रहा था कि फेल है, सॉरी पास है इंग्लिश में, तो हम कहते हैं कि 40% फेल होगा कि नहीं। अच्छा, मैथ्स में क्या कहा कि 50% पास है, इसका मतलब 50% फेल भी होगा। अब ये दोनों फेल आ गया, किसी न किसी एक विषय में फेल है। अच्छा, एक बात बताइए, दोनों में 20% फेल है, हम कहते हैं कि 40% इंग्लिश में फेल है, 50% मैथ्स में फेल है, 20% दोनों में फेल है, इसका मतलब ये 20% यहाँ भी इंग्लिश में भी फेल होगा, तभी तो फेल हो गया, और ये 20% 50 में भी आया होगा, यानी कि 2 बार तो आया ही है। इसीलिए हमने क्या किया, जब ये 20% 2 बार आ गया है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार उसको घटा लेते हैं ताकि 2 बार वो ना आए। ठीक है, तो 2 बार आ गया, एक बार अगर उसमें से घटा दिए तो अब एक बार ही रह गया, तो यही किए हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 70 ही आ जाएगा, यानी कि हम कहते हैं कि टोटल 70% क्या है, फेल है, तो पास कितना होगा, 30% पास हुआ होगा, और बस हो गया। ऐसे बनाना था। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रहता है, लेकिन आपको जानना जरूरी था, इसीलिए हमने फॉर्मूला भी बताए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोदाम में संग्रहित चावलों में से 3% क्या होता है, चोरी हो जाता है, 3%। उसके बाद क्या कह रहा है कि चावलों शेष जो चावल है उसमें से 5% चावल खराब हो जाते हैं। यदि 1158 क्विंटल चावल अच्छी हालत में बचे हुए हैं तो परिणाम में कितनी मात्रा संग्रहित की गई थी, यानी कि शुरुआत में कितना मात्रा था वो आपसे पूछ रहा है। अभी क्या है, बचा हुआ है 1158 क्विंटल जो है कि चावल अभी अच्छी हालत में है। ठीक है, तो बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि 3% चोरी हो गई, अच्छा जो बचा था उसमें से 5% खराब हो गया है। ठीक है, हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में को, देखिए कैसे बनाते हैं कि शुरुआत में कितना था, x क्विंटल मान लेते हैं कि था अगर, तो x का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, 3% चोरी हो जाता है तो बचता कितना होगा, 97%, यही बचता होगा। अच्छा, उसके बाद में क्या कहा है कि 5% चावल, यहाँ से देखिए यहाँ 5% चावल क्या हो गया, खराब हो गया, यानी कि बचा होगा अच्छी हालत में कितना, 95%। शेष इतना बचा है, इसका 5% खराब हो गया तो कितना बचा, 95%। अब क्या करा है, ये चावल जो है से कि अच्छी हालत की आप चावल बच गई, 5% खराब हो गया तो बचा कितना, 95%। ये 95% क्या है, अब अच्छा है। अब यही कह रहा है कि 1158 क्विंटल जो है वो क्या है, अच्छी हालत में है अभी चावल, यही पूछ रहा है। तो यहाँ से निकालिए x का मान, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1158 इंटू 100 और नीचे क्या हो जाएगा, 79795। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ही कैलकुलेटिव है। देखिए यहाँ से इसको कीजिएगा तो कितना होगा, 19 से काटेगा ये, 19 पचे 95 और 20 पंचे 100। अब तो हमको लग रहा है काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, वैसे हमें तो मालूम है। आप क्या कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा और देखिए का क्या आएगा, 1.2% आएगा। और ये क्या है, बेसिकली ये तो जो है कि हमारा ये सब परसेंटेज में था तो परसेंटेज में निकल कर आया, और इसको अगर हम क्विंटल में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1.2 को
100 से तो पहले भाग करेंगे तो गुना करेंगे तो सिंपल में आएगा, उसके बाद 100 से गुना करेंगे तो क्विंटल में आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा, 1200 क्विंटल हो जाएगा, सॉरी 12,000 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो 12,000 क्विंटल क्या हो गया, इसमें शुरुआत में चावल रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसको आप काट लीजिएगा और कितना आएगा, इतना निकल कर आएगा तो क्या आ जाएगा, 12,000 क्विंटल। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, वही कार्य को बी उसे 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने साथ साथ कार्य किया, प्रारंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले ए चला गया। ठीक है, बाकी बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा होगा, वो कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आ गया पढ़ के। ए 10 दिनों में कर सकता है, बी उसे 20 दिनों में कर सकता है। दोनों ने कार्य शुरू किया है, ए क्या किया है, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले चला गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि शेष कार्य कितना दिन में पूरा होगा। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, वो कह रहा है। तो देखिए यहाँ से ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है उसी काम को, 20 दिनों में। यानी कि हम टोटल वर्क यहाँ से जो निकालेंगे, कैसे निकालते हैं टोटल वर्क, इस दोनों का जो होता है एलसीएम वो लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये 2 के हिसाब से करेगा 1 दिन में, और ये 1 करेगा। अच्छा अब ये क्या करा कि कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले ये चला गया। ठीक है, तो शेष कार्य कितने दिन में, हम कह रहे हैं क्या कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, कि अगर हम ये कहें कि ए जो कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले गया है, अगर वो नहीं जाता तो कितना काम करता, तो 2 दिन में ए कितना काम करेगा। देखिए यहाँ से देखिए, 1 दिन में 2 कर रहा है, तो 2 दिन में वो कितना काम कर देता, यानी कि 4 काम और कर देता वो। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो नहीं जाता तो टोटल काम कितना हो जाता, 2 दिन और वो करता तो टोटल वर्क 24 हो जाता कि नहीं। 20 तो था ही, 2 दिन वो और करता क्योंकि चला गया है, तब जाके जो है कि अगर नहीं जाता तो 4 कर देता। इसका मतलब काम टोटल कितना होता, 24। अच्छा अब टोटल वर्क 24 है और दोनों मिलाकर कितना है, 1 दिन में करता है 3। यानी कि अगर इस काम को वो दोनों करता रहकर नहीं जाता कोई, तो कितना दिन में कर पाता, 8 दिन में कर पाता, यानी कि 8 दिन में कर पाता। अच्छा जब 8 दिन ये कब आया है, टोटल जब टोटल काम को ये दोनों मिलकर करता तब, यानी कि कुल समय 8 दिन लगता उस दोनों को करने में। लेकिन क्या है कि इसमें 2 दिन ये वो है जो ये चला गया है वो भी इसमें जोड़ दिए हैं, तो यानी कि 2 अगर घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 दिन। और यही 6 डेज क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क करने में, जो रिमेनिंग वर्क जो शेष कार्य बचा हुआ है उसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेच रहा है, तो यदि उसने इस वस्तु को 103 रुपया 60 पैसा अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। ठीक है, तो कह रहा है कि वस्तु का सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए जरा कैसे बनेगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है कि एक दुकानदार क्या कर रहा है, 12.5% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर सीपी 100 रहा होगा तो 12.5% की हानि पर अगर वो बेच रहा है तो कितना हो गया होगा, 87.5 हो गया होगा। अब क्या कह रहा है कि यदि वह इस वस्तु को 103 रुपया 60 पैसा अधिक में बेचा होता तो 6% का लाभ होता। हम कहते हैं अगर 6% का लाभ होगा, इसका मतलब वो 106 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है कि 103 रुपया 60 पैसा ज़्यादा में बेचता। अच्छा अभी देखिए तो यहाँ से कितना ज़्यादा में बेच रहा है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ये 5 और यानी कि 18.5% ज़्यादा में बेच रहा है कि नहीं। इसका मतलब बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि 18.5% का वैल्यू ही क्या है, 103.60 है। ये रुपया में है, यानी कि 103 रुपया 60 पैसा है। ठीक है, यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर 1% का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा,
5.6 आ जाएगा। ठीक है, 100% का निकालना है तो 00 लगाना है, यहाँ भी तो कितना आ जाएगा 560 रुपया। यही हमारा क्या था, सीपी था 100%, यानी कि कितना है 560। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 96 से 10 रुपये की धनराशि को ए, बी एवं सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को मिले प्रत्येक रुपये पर बी को 20 पैसा मिलता है, बी को मिले प्रत्येक रुपये पर सी को 20 पैसा मिलता है, तो सी की कितना हिस्सा है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सी का हिस्सा आपको पूछ रहा है। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन लगाइए थोड़ा सा दिमाग आप भी, देखिए कैसे बनेगा। हम बनाते हैं यहाँ पर। देखिए कह रहा है कि ए बी सी है, ठीक है। ए को अगर 1 रुपया मिलता है यानी 100 पैसा मिलेगा, तो बी को कितना मिलेगा 20 पैसा। वही बात बी और सी पर है कि बी को अगर 100 पैसा मिलता है तो सी को कितना मिलेगा 20 पैसा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हम अंत से करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से सुविधा हो जाएगा कि अगर हम सी को 20 पैसा देते हैं तो ए को कितना मिलना चाहिए, 100 पैसा मिलना चाहिए। अब यही बात क्या कहा कि ए और बी में कि अगर बी को 20 पैसा मिलेगा तो ए को 100 पैसा मिलना चाहिए, यानी कि इन दोनों का जो अमाउंट का जो रेशियो मिलना चाहिए वो कितना 5:1 में मिलना चाहिए। अच्छा, ए किसको मिलना चाहिए, तो 100 मिल रहा है, तो 5 मिलने वाले को कितना मिलना चाहिए, 500 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं, यानी कि इन लोगों के राशि का जो है कि रेशियो आ गया कि नहीं। अच्छा, रेशियो आ गया। हम रेशियो में तो आप यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 1 20 से सब में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, 5 और 25। अब आप बताइए इनके राशि का ये अनुपात आ गया, तो राशि का अनुपात कितना हो गया, 25 और 5 30 और 31। जबकि टोटल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 31 नहीं 9610 दिया हुआ है। तो अब इसका देखिए कितना हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन यहाँ से देखिए 1 का वैल्यू यहाँ से निकालिए तो कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा, 1 0 तो रहेगा ही रहेगा, 3 1 3, यानी कि कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा। सी कितना है, 1 ही है, तो ठीक ही है, सी का कितना हो जाएगा 310। जो पूछ रहा था वो निकल कर आ गया, कितना 310, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187, 233 तथा 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होगा, समान शेष बचे। वो पूछ रहा है आपसे, समान शेष बचे, ये सबसे बड़ी संख्या कौन है वो आपसे पूछ रहा है। तो बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा ऑप्शन इसका, 36 46 50 और 187। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए जब देखिए कैसे बनेगा। जब आपको यहाँ पर क्या कहा कि सबसे बड़ी संख्या है कौन सी है जो इतना को भाग देने पर प्रत्येक समान शेष बचे। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, आपको एचसीएफ एलसीएफ का जो है कि याद आया होगा कि एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए कह रहा है बड़ी संख्या कह रहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, 187233289, ये 3 संख्या दिया हुआ है। कह रहा है कि इस तीनों को हम, वो बड़ी संख्या कौन है जिससे भाग करेंगे तो समान शेष बचेगा। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं कि 2 नंबर्स का जो अंतर होगा, एचसीएफ हमें क्या पता था कि जो 2 नंबर से 2 संख्या उनका जो अंतर होगा, एचसीएफ उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। या तो उसके अंतर ही हो जाएगा या फिर उस अंतर के जो फैक्टर होंगे वो होगा। तो निकालिए यहाँ से अंतर, देखिए कितना है, इस दोनों का अंतर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 4। ठीक है, यहाँ से अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 4, यानी कि 46 आ रहा है अंतर। इसका मतलब क्या है कि ये 46 से ये कट रहा है, क्या कट रहा है, सभी कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या होगा, 46 ही हो जाएगा। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वो 46 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिससे अगर इस तीनों को भाग करें तो शेष कितना बचेगा, समान बचेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा।
अगर यहाँ पर देखिए क्या कि अगर 46 से कोई नहीं करता रहता, हो सकता है, तो हम क्या करते, 46 का फैक्टर कोई ले लेते, उससे देखते अगर जो कट रहा होगा सभी संख्या तो वो हो जाता। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.6 डिवाइड 6 बराबर क्या होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी क्वेश्चन दोस्त एग्जाम में आता है बहुत, लेकिन हम क्या करते हैं वहाँ पर जल्दी जल्दी के चक्कर में मिस्टेक कर देते हैं, गलती हो जाती है, तो इसे ध्यान से बनाना है। कुछ नहीं, क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कितना आंसर निकल कर आ रहा है। ऑप्शंस क्या है, 0.16, 0.37, 0.42 और 0.46 है। ठीक है, निकालिए, देखिए इसको कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या ध्यान से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, प्रेशर रहता है, तो हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों 0.6 से क्या लिखेंगे, 6/10 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई 6/10 प्लस ये क्या है 0.6 यानी कि 6/10 और डिवाइड 6, यही तो दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 6 को गुना कीजिएगा 36 और 2 जीरो है यानी कि 0.36 आएगा कि नहीं, यानी कि 2 के बाद जो से कि दशमलव आएगा 2 अंक के बाद, प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 6 जो है से कि है और यहाँ भागा है, तो इसको यहाँ से क्या लिखेंगे 6/60 हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या निकल कर आया जाएगा 1/10, यानी कि ये 1 के बाद दशमलव हो जाएगा यानी कि 0.1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 0.1 हो जाएगा, तो क्या निकल कर आएगा 0.1, इसको हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए इस दोनों को जब आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 0.46। ठीक है, हाँ ठीक है, आ जाएगा कितना 0.46। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेते हैं। ठीक है, यदि इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग ले जिनमें 100 लड़के हो, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि महाविद्यालय में मतलब कि विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, पूरा वो पूछ रहा है विद्यालय में। कह रहा है कि 1/3 लड़के हैं तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं, यदि वह शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग ले तो 100 लड़के हो जाते हैं। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आइए हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। क्या कह रहा है कि एक शिविर में 1/3 लड़के भाग ले रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से देखें तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 1/3 हो जाएगा। अच्छा, गर्ल्स कितने होंगे, आधी है, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि यदि 300 विद्यार्थी होते हैं भाग लेते हैं अगर कुल, तो 100 लड़के होते, यानी कि अगर 300 में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, 100 अगर बॉयज़ है तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 200। अच्छा, 1/3 भाग ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितने कह रहे हैं कि 100 बॉयज़ हैं, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, लड़के 300 हो जाएंगे। अच्छा, लड़कियां की बात करें तो क्या है सिचुएशन, कह रहे हैं कि 200 लड़कियां हैं, यहाँ आधे हैं, यानी कि टोटल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, गर्ल्स 400 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए आप टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना आ गया, 300 और प्लस 400 कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 700, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, वो पूछ रहा है आपको। क्या है कि 5 व्यक्ति 8 घंटा जब काम करता है तो उस काम को 20 दिन में वो पूरा कर लेते हैं। वही कह रहा है कि उसी काम को 8 व्यक्ति 10 घंटा अगर कार्य करे प्रतिदिन तो कितने दिन में पूरा हो सकता है, वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा। आइए हम बनाते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। M1D1 वाला जो फॉर्मूला होता है, क्या M1D1H1
और W1 बराबर M2 D2 H2 और W2, यानी कि मेन डेज आवर्स बट्टे क्या होता है वर्क, वही यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग मेन डेज आवर्स बट्टे वर्क करते हैं। तो इसी पे ये बनेगा। देखिए कैसे बना, क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति है और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, तो वो काम को पूरा कर लेते। काम कितना है, 1 है। कह रहा है इसी काम को, यानी कि काम तो सेम ही है अभी, उसके बाद क्या कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 व्यक्ति कितने दिन में 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे तो ये काम पूरा होगा। यानी कि यही काम है, तो काम बराबर काम करती है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कट ही जाता है, लिखना नहीं रहता है, लेकिन हम अभी आपको समझा रहे हैं तो लिखना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए 5 से ये कटेगा कैसे, 2, 8 से 8 कट जाएगा, फिर 2 से ये कटेगा 10, यानी कि कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएंगे, 10 दिन में। ठीक है दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 3105 के अत्यंत करीब है और तथा 21 से सही क्या है, विभाजित भी होती है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है कि 3105 के जो सबसे करीब है, अत्यंत करीब है, और वो 21 से सही क्या होना चाहिए, विभाजित भी होना चाहिए। ठीक है, तो निकालिए वो संख्या क्या होगा। आइए बनाते हैं। देखिए हम बनाते हैं, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, जब हम उसका जो इसकी फैक्टर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। देखिए 21 से विभाजित भी होना चाहिए। अच्छा, 21 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या को 7 से और 3 से, क्योंकि 2 मल्टीपल हैं 21 के, यानी कि 7 से भी विभाज्य होना चाहिए वो संख्या, और 3 से भी विभाज्य होगा जो संख्या, वो 21 से कटेगा। अच्छा एक बात बताइए कि 3 से विभाज्य होने का क्या नियम है, विभाज्यता का नियम आपको नंबर सिस्टम हम बताए हुए हैं क्या, कि देखिए 3 से विभाज्य कौन होता है, कि वह संख्या 3 से विभाज्य होगा जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि इससे आपको जल्दी हो जाएगा। देखिए 3 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तो हम चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 से क्या, 3 1 4 और 6 10, 10 क्या 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला देखते हैं, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 भी नहीं होगा 3 से विभाज्य। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 1 4 8 4 12, 12 3 से विभाज्य हो रहा है, तो ये हो सकता है। अच्छा आगे चेक करते हैं, 3 और 1 4, 9 4 13, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन ऐसा है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी, जो आपको क्या है 3 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह संख्या 3108 ही है जो 31 से 5 के अत्यंत करीब है, जो किससे विभाज्य होगा, 21 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन प्रतिदिन 550 मिलीलीटर दूध खरीदता है। ठीक है, यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 44 रुपया है तो 45 दिन के लिए उसे कितने पैसे देने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि 550 मिलीलीटर दूध वो खरीद रहा है। ठीक है, प्रतिदिन। अच्छा 550 जो है ये मिलीलीटर में है, इसे लीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से भाग देना पड़ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। अच्छा उसके बाद कह रहा है एक दिन का जो मूल्य है 1 लीटर दूध का वो कितना है, 44, तो इसका कितना हो जाएगा, 44 से अगर गुना कर देंगे तो इतना दूध हो गया का कीमत हो गया। कितने दिन लेगा वो, 45 दिन लेगा, तो 45 से और गुना कर दिए। बताइए कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा था कि प्रतिदिन वो इतना लीटर दूध लेता है, इतना मिलीलीटर था, हमने उससे 1000 से भाग कर दिया तो इतना लीटर आ गया, यानी कि एक दिन में अब ये इतना लीटर दूध खरीद रहा है। 1 लीटर का मूल्य 44 है तो इतना लीटर का मूल्य इतना हो गया। अच्छा एक दिन में उसे इतना रुपया आप खर्च करना पड़ रहा है। अब क्या कह रहा है कि 45 दिन के लिए उसे कितने पैसे देने होंगे, तो 45 से गुना कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपको, पहले तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, 100 को नीचे ही रहने दीजिए, गुना कीजिए तो 5 का 20 अपन 100, यानी कि 0, और फिर कितना आ जाएगा 0 9 8 0 इतना, और नीचे में कितना है 100। ठीक है, यानी कि इतना आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो
अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से फिर क्या 2 जीरो कट जा रहा है, यानी कि उसे कितना, इतना 45 दिन के लिए उसे कितना रुपया देना होगा, 1089 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 संख्या में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 4 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी संख्याओं का औसत 3 है तो आपको चौथी संख्या बताना है, क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि 7 संख्या है, पहली 4 का औसत 4, अंतिम 4 का भी क्या है, 4 ही है औसत, और सभी संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो बनाइए, इस कहता है चौथी संख्या क्या होगा। बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम बना रहे हैं कैसे बनेगा। ये एवरेज का क्वेश्चन है और देखिए क्या कह रहा है कि पहली जो 4 संख्याएं हैं, अच्छा सभी 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। कह रहा है कि पहले 4 संख्याओं का औसत 4 है, ठीक है 4 है, और अंतिम 4 संख्या का भी क्या है, 4 है। अच्छा आप यहाँ से एक बात देख कर बताइए कि सभी का 3 है और पहली 4 का 4 है, इसका मतलब ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। अच्छा एक संख्या पर अगर एवरेज 1 ज़्यादा है तो 4 संख्याएं हैं यहाँ पर, पहली 4 यानी 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्या पर कितना ज़्यादा होगा, 4 ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा अब क्या कह रहा है कि फिर अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है, यानी कि ये भी 1 ज़्यादा है, और 4 संख्याएं अंतिम से है यानी कि 4 पे ये भी 4 ज़्यादा होगा। और आपको चौथी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या निकल कर आता है, चौथी संख्या हमने आपको एवरेज में बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन एवरेज का हुआ है। ठीक है, तो चौथी संख्या देखिए क्या होगा, जाकर आप पीछे वीडियो देखिए थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, नहीं तो आ रहा होगा तो अच्छी बात है। अब ये चौथी संख्या यहाँ से क्या निकल कर आएगी, हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आना है और सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 4 7 और 4 11, यानी कि जो चौथी संख्या होगी वो कितना होगा, 11 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कि चौथी संख्या क्या है, तो क्या है, 11 है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का जवाब मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही हमने ऐसा वीडियो लेकर आना है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। अभी ये रेलवे का सेट चल रहा है, इसमें सुबह में एसएससी का भी सेट चलता है। ठीक है दोस्तों, साइड से क्या होता है, जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी लेते हैं वीक में एक क्लास, और जो चैप्टर वाइज होता है वो भी क्लास हो ही रही है। तो आपको यहाँ से बहुत सारी जो है कि वीडियो और क्लासेस डिलीवर किया जा रहा है, आपको इससे आने वाले सारे एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इस क्लास को यही रखते हैं और आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा।